ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो ते पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। जोड़ते हैं पूनिया जी को प्रोग्राम में अपने साथ, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। पूनिया जी, स्वागत है प्रोग्राम में। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले ट्रंप के बयान से शुरुआत करते हैं। अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद। ये उनको उस वक्त कहना पड़ रहा है जब इंटरसेप्टर मिसाइलों के 80% ज़ख़ीरे के खात्मे की खबरें लग रही हैं। अलग-अलग मीडिया हाउसेस इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो ट्रंप क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए गुरप्रीत, ये तो साफ था कि कल जब अलग-अलग इंटरनेशनल मीडिया अदारों ने खबरें ब्रेक की और ये बताया कि अमेरिका के थर्ड इंटरसेप्ट जो मिसाइलें हैं, उनका ज़ख़ीरा 80% ख़त्म हो चुका है। ये जी। शायद 2 महीने पहले जब चाइना विज़िट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, तब भी मैं आपसे ये बात बता रहा था कि रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ट्रंप चाइना का रुख कर रहे हैं और चाइना से चाह रहे हैं कि क्योंकि जितना भी मिसाइलें होती हैं, बैलिस्टिक्स मिसाइल्स होती हैं या थार्ड या इंटरसेप्टर, इन सब के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसे रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं और उसमें 85% जो माल है और जो मलबा है और जो बनाने का जो सारा मामला है, वो हम सबको पता है कि चाइना उसमें मददगार साबित होता है, तो ट्रंप उसी के लिए गए थे। ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ, उस समय भी बहुत सारे विशेषज्ञ ये बात बोल रहे थे कि शायद अमेरिका के पास जो ज़ख़ीरा है इंटरसेप्टर्स का, मिसाइलों का, वो तो कम पड़ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी उस समय ये थ्योरी चलाई गई। ईरान में भी खासकर अगर आईआरजीसी के एक गुट की बात करें तो वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि ये अमेरिका की तरफ से एक छलावा जैसा भी हो सकता है, क्योंकि उसी समय आप याद करिए कि इजराइल के साउथ लेबनान के ऊपर हमले जारी थे। खैर, बातें आगे बढ़ी, चीजें बीती, पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया, एक डील क्रैक हुई, 14 पॉइंटर चीजों के ऊपर बातचीत हुई, सारा हुआ, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आपको हमको पता है कि फिर लगातार 13 रातें अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां की, तो मतलब जो सीज फायर लागू हुआ वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। कल जो खबरें ब्रेक हुई इंटरनेशनल मीडिया में, उसमें सबसे ज्यादा जो ये कहा गया कि जो अमेरिका के जो हथियार हैं उनके उनको लेकर जो खबरें ब्रेक की गई, उसमें सीक्रेसी लीक हुई है और उसको लेकर ट्रंप ने कहा कि सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां लीक करने वालों को वो कड़ी चेतावनी देते हैं और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनको लंबी जेल की सजा भी दी जा सकती है। तो खैर, ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है वो एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि चलते युद्ध के दौरान उनकी जो सीक्रेट बातें हैं, उनको सीक्रेट जानकारी है, उनको लीक करने को लेकर वो चिंतित हैं और उसमें थर्ड और ATACMS जो लॉन्ग लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आप आसान भाषा के लिए बोल सकते हैं, तो उनको लेकर जो बातचीत है, मुझे लगता है कि कल जिस हिसाब से मीडिया ने खबरें क्रैक की, उससे एक एक स्वाभाविक तौर पर दबाव दिखा और ये बात कही गई कि ईरान बेशक से छोटा मुल्क है, ईरान अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल कर आए कि खासकर जो जिस पर्सपेक्टिव से मैं भी आपके साथ लगातार बात करता रहा हूं कि 1945 के बाद दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कोई हार जीत एक तरफा नहीं देखने को मिली है, बल्कि इस बात पे समाप्त हुए हैं कि जो उस युद्ध को शुरू करने वाले थे और जिन्होंने उस युद्ध को ये मानकर शुरू किया था कि वो कुछ दिनों में ही युद्ध निपटा देंगे और जीत जाएंगे, उनको दरअसल उस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा नुकसान में चीजें हुई। हमने उस समय में वियतनाम वॉर की भी बात की, हमने उस समय में भारत पाकिस्तान साउथ एशिया के युद्ध, यूरोप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बहुत सारे ऐसे मतलब हाल के मामले में हमारे पास यूक्रेन रशिया का एक एग्जाम्पल था। तो संभावित तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी युद्ध हुए उनका कोई नतीजा हार और जीत का नहीं निकला, बल्कि जिन्होंने युद्ध शुरू किया वो एक बड़े नुकसान के साथ उन्होंने अपना उस युद्ध का अंत किया और बाद में ये माना सबके एनालिसिस में ये निकला कि उन युद्धों से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था बैठी। खैर, थर्ड और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स, इन सब की जो बात आ रही थी उसमें भी यही मामला है। आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया ट्रूथ अकाउंट पे उन्होंने लिखा कि द यूएस हैज मैसिव अमाउंट्स ऑफ
mutations, especially of certain types. Additionally, large amount are being manufactured and shipped to the US as needed. Defense companies are building the largest number of plants and factories in our country's history. The leakers of these treasonous statements are being hunted down. Hunted down. A long-term jail sentence will be sought. President DJT. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम से स्टेटमेंट जारी करके कहा है, चेतावनी दी है साफ तौर पर कि ऐसे लोग जो सीक्रेट बातें लीक कर रहे हैं अमेरिका की डिफेंस की चीजों की, उनको लंबी जेल की यात्रा होगी। खैर, आपको पता है कि तस्वीरें बहुत उलझनी भरी हैं। एक तरफ तो ये दावे चल रहे हैं कि अनऑफिशियल बातचीत के लिए चीजें खुल चुकी हैं 48 घंटे के अंदर। ट्रंप खुद ये बात भी बोल चुके हैं वैसे 48 घंटे में हॉर्मूज डील को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। और ब्रेंट क्रूड में भी वो दिखा कि ऑयल मार्केट में आपको एक डिप दिखता है। ईरान ओमान में हॉर्मूज स्ट्रेट के नए समुद्री रास्तों पर भी सहमति बनती दिखी। तो ये सारी चीजें हैं। इन खबरों के बीच में जो खबर यूनाइटेड नेशन ने भी ब्रेक की कि लेबनान के 8 लाख से ज्यादा विस्थापित लोग घर लौटे हैं। तो साउथ लेबनान पे जिस हिसाब से इजराइल के हमले हो रहे थे, तो उससे ये समझ में आता है कि उधर भी, उस मोर्चे पर भी इजराइल पीछे गया है। तो युद्ध की रिपोर्टिंग के साथ दरअसल गुरप्रीत, दिक्कत ये होती है कि हम बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें के बारे में बात करते चलते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होते हैं जिससे हम शुरुआत करते हैं, जिस पोजीशन से हम शुरुआत करते हैं, उसमें बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लेकिन आप देखेंगे तो हमने एक लगातार एक कंसिस्टेंसी ली है। उसमें जो मेरी पॉलिटिकल पोजीशन थी, जो हमने शायद मार्च में ही डिस्कस कर ली थी कि 1945 के बाद दुनिया भर के जितने भी युद्ध रहे हैं, उनमें बेशक से शुरू कर एग्रेसर जो है, एग्रेसर को कोई बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ है और ना ही कोई हार और जीत जैसी चीजें मिली हैं। तो इस युद्ध से भी बहुत आपको ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कोई भी मुल्क पूरी तरीके से दावा कर पाएगा कि हम जीत गए और वो हार गए। हार और जीत जैसा ब्लैक एंड व्हाइट मैच नहीं होगा। सबके अपने अपने दावे होंगे, अपने अपने जीत के सेलिब्रेशन होंगे, अपने अपने नुकसान होंगे और अपने अपने किस्म के खुलासे भी होंगे। उन्हीं खुलासों से कल जो अमेरिका में खुलासा हुआ, उससे ट्रंप की जो हड़बड़ाहट आज वो साफ देखने को मिली है। हालांकि नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ट्रंप का जो है वो ठीक है कि चलते युद्ध के बीच में उनकी मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक हो रही हैं। इससे आगे अगर हम बढ़े तो उधर मोहन भागवत ने जेनजी को कहा है कि ये हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है। और ये वही प्रोग्राम में बात हुई है जो मोहन भागवत ने खास तौर पर जेनजी को संबोधन करने के लिए रखा था। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में हमने 2-3 दिन पहले खबर ब्रेक की थी, जिसमें हमने जी बताया था कि अंबानीज के ऊपर ये भार आया है कि अंबानीज एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं जिसमें आरएसएस भी जेन जी और जेन अल्फा के बारे में उनके जो विचार हैं वो अपने रखने चाहते हैं। देखिए, जब आंदोलन चल रहा था तो आपको दो विचार आरएसएस और मोहन भागवत के दिखे, दोनों पॉलिटिकल पोजीशंस को हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो पॉलिटिकल पोजीशन थी जो फ्रेम करने की कोशिश की मोहन भागवत में, वो यही थी कि दिल्ली में ही एक अंबेडकर भवन में प्रोग्राम थे, उसमें उन्होंने बोला था कि जो जेनजीज हैं बेसिकली वो उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, डिस्कशन किया जा सकता है। यानी कि वो डिक्टेशन नहीं लेते हैं, मतलब ये पोजीशन बनाई। लेकिन दूसरी जो पोजीशन थी वो थोड़ी क्रिटिकल भी थी। वो उन्होंने भारतीय समाज को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने की कोशिश की, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जो जेनजीज हैं जिस हिसाब की भाषा बरत रहे हैं उससे भारतीय समाज, भारतीय परिवार, ये सब भारतीय संस्कृति, ये सब संकट में है। तो जो संकट का इजारा किया, उसके ऊपर जो आरएसएस को जो फेस करना पड़ा जेनजीज की तरफ से, जेनजीज ने उसको कोई भाव नहीं दिया। और मोहन भागवत ने मेरे हिसाब से ये महसूस किया होगा कि जो उनकी दूसरी स्टेटमेंट थी, दूसरी जो उन्होंने पोजीशन लेने की कोशिश की है, उससे जी जो जेनजी है वो बहुत खुश नहीं हुए हैं। उसी के बाद ये मेरे को लगता है कि ये चीजें चर्चा में आई होंगी और उन्होंने उनके लिए जो सारे इंतजाम करते हैं अंबानी, उनको बोला होगा। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम हुआ और इसमें मैं देख रहा था कि जो जितने भी ज्यादा लोग थे, जितने भी जेनजी उसमें थे, वो सब वहाँ के खासकर बात करें कि जो अंबानी के स्कूलों के जो बच्चे थे, यानी कि शब्द थोड़ा खराब है लेकिन इसका अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे जैसे लोग जो पॉलिटिकल साइंस को उस हिसाब से डिकोड करते हैं। पेडिग्री जेनजीज से मेरा मतलब है कि एक फेरल अंडर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक पेडिग्री जेनजीज होता है। पेडिग्री जेनजीज से मेरा भाव है कि जो अलीट जो घरों के जो बच्चे हैं वो थे,
आपको पता है अंबानी काफ़ी महँगे स्कूल भी चलाते हैं, तो उन्हीं के वो बच्चे थे, उनके साथ और वो आप देखेंगे तो जो एक लड़का जो उस प्रोग्राम को कहीं न कहीं एंकरिंग कर रहा था, तो उसमें उसका वो भी जेन ज़ी जैसा ही उसने लुक उसकी बातें थी। बातें क्या हुई? बातें ये हुई कि इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी कि दुनिया के जो दुनिया भर के जो नेशंस हैं उनको यूनाइट करने की एक वर्षगांठ के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने 11 से 19 साल के उम्र के तकरीबन 2000 छात्रों को आज संबोधित किया। मैंने जैसा कहा कि वो सारे जो बच्चे थे वो एलीट क्लास के पेडिग्री कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। पेडिग्री जेनजीज थे जो कि अंबानी के महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो खैर उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद है और जंतर मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन के दौरान जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर सबसे अहम स्टेटमेंट है। मोहन भागवत ने आज कहा कि अगर जेनजी आंदोलन कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एंटी नेशनल है, वे अपने ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे हमारा संबंध है। जैसे उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए वैसे ही हमें भी उनकी बातें समझनी चाहिए। तो ये टू वे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने खोलने की कोशिश की है। और जो एक बार बार बीजेपी की तरफ से एक बात पुश की गई कि ये जो जंतर मंतर पर बैठे हैं एंटी नेशनल हैं, तो उस बात से आरएसएस पीछे हटी है और आरएसएस ने कहा है कि जेनजीज को इन नौजवानों को एंटी नेशनल कहना ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमारी भी एक बात हुई थी कि जेनजीज के ऊपर देश विरोधी आरोप लगाने ठीक नहीं है और इसका जी। और उसका नुकसान बीजेपी को जाहिर तौर पर हुआ है। वो जो गुस्सा भी दिखा वो इसी बात का दिखा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने वाले नौजवानों को जब देशद्रोह कहा गया और एंटी नेशनल कहा गया तो उनके दिल में और चिढ़ मची, क्योंकि हिंदी बेल्ट ही सबसे ज्यादा आपको पता है कि राष्ट्रवाद को होल्ड करती है। हिंदी बेल्ट के ही बच्चे सड़कों के ऊपर थे, तो जो राष्ट्रवाद के झंडे को सब लेकर सबसे ज्यादा नाचते हैं उन्हीं को ही जब एंटी नेशनल कह दिया गया तो वो जो खलबली थी वो देखने को मिली। और उस खलबली की धमक अब तक है कि आरएसएस अपनी गलती को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो सरकार ने इथेनॉल को हवाई ईंधन में मिक्स करने की बात को इनकारा है, प्लान नहीं है ऐसा कोई, ये कहा है। ये मामला क्यों उठा था? देखिए लगातार इंडिया के जो एक एक लगातार प्रोपेगेंडा के लीजिए और ये बात चली कि क्या हवाई फ्यूल में इथेनॉल नहीं मिलाया जा रहा, इतनी घटनाएं हो रही हैं। तो खैर उसी को लेकर घबराए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा आज के फैला नायडू के इस बयान को लेकर आप देखिए कि भी हो रही है। सोर्सेज इंडिकेट्स दैट अरविंद के तथा सोर्सेज इंडिकेट दैट मोदी करंट प्लान एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ इसको बोला जाता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल को। एटीएफ एक्सपर्ट से दैट दिस कुड सीरियसली कंप्रोमाइज द सेफ्टी ऑफ फ्लाइट्स। तो उसके बाद ये सारा बहस शुरू हुआ, बहुत सारे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर बात हुई और भारत के जो एक E20 पेट्रोल विरोधी जो आंदोलन चल रहा है उसके लोगों ने भी इसको खूब हवा दी कि अब हवाई जहाज के पेट्रोल फ्यूल में भी अगर आप एथनॉल मिलाएंगे तो उसका नुकसान कंसर्न रेज होंगे। तो इस वजह से सरकार को सख्ती नहीं पड़ी। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पेजेस से वीडियो पोस्ट 40% से ज्यादा फायदे एनवायरनमेंट को होते हैं और क्रैंकिंग की साउंड नहीं आती और बहुत उन्होंने फायदे गिनवाए हैं। तो खैर बीजेपी मेरे को लगता है कि पीछे नहीं हटेगी और वो लगा E20 गाड़ियों के पेट्रोल में। अगली खबर की और अगर हम बढ़ें तो कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करेगी क्या बोलती पब्लिक कैंपेन। ये क्या सोच समझ के इन्होंने प्लान बनाया है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये, और क्या रहेगा ये सारा कैंपेन, मतलब ग्राउंड क्या है इसकी? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत
सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दीपके ने गुरुवार को महाराष्ट्र के संभाजी में घोषणा की है। बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे, उन्होंने कहा है। दीपके कह रहे हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा। हम शिक्षा सुधारों का काम करेंगे। शिक्षा का को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है, लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो खैर 2 दिन का चिंतन शिविर रहा है। कोकरोच जनता पार्टी ने कल ऐलान किया था कि वो कोई चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे। और आज उन्होंने कहा है कि वो क्या बोलती पब्लिक कैंपेन को लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए वो कोशिश करेंगे। देखिए, इस सारे के मामले में अगर आप मेरे को पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बन के अगर पूछें कि इनकी राजनीति क्या है, आप पूछे कि पार्टनर आपकी राजनीति क्या है, तो उसमें मैं कहूं कि तो इनका एक सूत्रीय एजेंडा है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, संस्थागत जवाबदेही। चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, एजुकेशन सिस्टम हो, संस्थाएं जितनी भी हैं, उनको ये उनमें जनता का भरोसा बहाल करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, सही ढंग से काम करें, ताकि लोगों का भरोसा बहाल हो सके। तो आप कह सकते हैं कि एक जवाबदेही का एक अलग अपने तरीके का आंदोलन है। नौजवानों को ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक आंदोलन कह सकते हैं कि ये आंदोलन है। तो खैर ये इस प्रेशर ग्रुप की जो बात करें कि जो चिंतन शिविर है उससे निकल के आया है। उन्होंने अपनी जो कमेटी वगैरह है वो भी लॉन्च की है, अपने पदाधिकारियों को भी इसमें कहा है कि किसको क्या रोल मिलेगा, उसके बारे में भी बात हुई। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो अभी राहुल गांधी वैसे पब्लिक प्रोग्राम तो करते ही रहते हैं। उन्होंने पहले भी कुछ किए हैं लोगों के साथ जुड़ने के लिए, खास तौर पर देश की नौजवान पीढ़ी के साथ जुड़ने के लिए, जिसको आजकल जेन जी ज्यादा कहा जा रहा है। और उन्होंने भी प्रधानमंत्री की तरह अब इंस्टाग्राम का रास्ता अपनाया है लोगों के साथ जुड़ने का। रील्स वगैरह बनाते रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के गानों का इस्तेमाल करते रहे हैं। वो सब उनकी टीम बहुत पहले से कर रही है। क्लाउट जो एक आप कहें कि राहुल गांधी का जो एक कल्ट भी बनकर सामने लोगों के आया है, वो इस इंस्टाग्राम की वजह से ही सामने आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम नरेंद्र मोदी से इंस्टाग्राम का प्रभाव राहुल गांधी तक यही है कि जंजीज से जुड़ने के लिए उन्होंने कैंपेन की भी बात की है कि जिससे सीधा वो जंजीज से बात कर सकेंगे। इंस्टाग्राम पे उन्होंने आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू करने की बात कही है, जिसमें लेट नाइट जंजीज से स्टूडेंट्स को न्योता देंगे और सेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी का शेयर की तो यूजर्स ये बात वो कह रहे हैं। तो देखते हैं कि आप जी, देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार जो सोशल मीडिया पे घट रहा है उसको, उस ट्रेंड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे कल वो जिन जेनजीज से मिले थे, वो सारे वो जेनजीज थे जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुए थे, चाहे वो बस रोकने वाली लड़की हो या फिर मार खाने वाली लड़के लड़कियां हों। उनसे मुलाकात उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि वो ट्रेंड का एक हिस्सा है। तो आजकल पॉलिटिशियंस को ट्रेंड को फॉलो करना पड़ रहा है और ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया आस्क मी एनीथिंग। उधर क्या बोलती पब्लिक कैंपेन है सीजेपी का, तो वो अपने आप को एक अपोजिशन, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के सामने भी संकट है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि वो भी अपने आप को जंजीज के नजदीक दिखाएं, उनकी समस्याओं को उठाएं। इसलिए उनको भी एक, मेरे को लगता है कि एक पैरेलल कैंपेन आस्क मी एनीथिंग लॉन्च करना पड़ा है। तो खैर देखेंगे कि दोनों किसके कैंपेन में कितना मामला है। हाँ, ये बात सही है कि जो कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था उसने लोगों की आईबॉल्स को कैच किया, लोगों को जोड़ा, उसमें ज्यादा एफर्ट दिखे। राहुल गांधी अभी तक अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर पाए हैं जिसमें लोग बड़े लेवल पर राहुल गांधी का साथ देने के लिए सड़कों पर उतरे हों। ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा वगैरह उन्होंने किया, लेकिन वो सब कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि कैंपेन था, हेटर्ड के खिलाफ, नफरत वगैरह के खिलाफ। तो कैंपेन में और आंदोलन में फर्क होता है। कैंपेन तो जब रैलियां की जाती हैं चुनाव में या फिर किसी मुद्दे को लेकर, तो वो उसको कैंपेन कहा जाता है। हालांकि नीट पेपर्स के खिलाफ भी उन्होंने कैंपेन किया। तो कैंपेन एक अलग चीज है और आंदोलन बिल्कुल उससे अलग चीज है। तो खैर राहुल गांधी के लिए भी अभी संकट है, लीडर ऑफ अपोजिशन की कौन असली अपोजिशन है नरेंद्र मोदी का, तो उसकी भी एक लड़ाई चल रही है।